यस तो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? रिस्क मैनेजमेंट मेथड है जो कैपिटल को फ्री अप करने के लिए ओरिजिनरेटर्स के लिए है, जो उनकी लिक्विडिटी बढ़ाता है। हम एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तब जो है ये सिनेरियो हमें क्लियर होगा। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनको क्लब किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है और ट्रांसफॉर्म किया जाता है इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर। पर्पस क्या रहता है? लिक्विडिटी एनहांस करने के लिए। मींस जो एसेट्स हैं जो एक्चुअल में पड़ी हैं लेकिन कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर रही हैं, उन्हें एक तरह से डिराइव किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनकी वैल्यू के बेसिस के ऊपर जो है डिराइव की जाएगी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू। उन ब्लॉक ऑफ एसेट्स को क्या है, इकट्ठा पूल करके कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है सिक्योरिटीज़ के रूप में, ताकि जो लिक्विडिटी यानी कि कैश में कन्वर्जन है वो आसानी से हो सके। क्योंकि सिक्योरिटीज़ में कन्वर्जन होगा तो लिक्विडिटी आसानी से जनरेट की जाती है, जहाँ कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनको यानी इकट्ठा करके उनको फर्दर इन्वेस्टर्स को इशू कर दिया जाता है, राइट। तो दो पार्टीज होती हैं, इशूअर्स और एक होती है इन्वेस्टर्स। लाइक मॉर्गेज लोन, कंज्यूमर डेट, कमर्शियल डेट्स कॉमन तरह की फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनको मर्ज कर दिया जाता है और एक उनको मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोसेस क्या रहता है आगे डिटेल में और क्लियर होगा कि किस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स है उनको क्या है कन्वर्ट किया जा रहा है। जब हम बात करें कि गोल्ड बॉन्ड है, यानी कि गोल्ड की वैल्यू के बेसिस के ऊपर गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू मार्केट में डिराइव की जाएगी। गोल्ड बॉन्ड तो हो गया इंस्ट्रूमेंट, बट उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? जो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर घटत या बढ़त हो रही है, उससे गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू क्या है डिराइव की जा रही है। तो इसी तरह से ही क्या था कि वो असेट्स जिनको कन्वर्ट करके, वेदर दे आर मॉर्गेज लोन, वेदर दे आर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तभी तो हम देखते हैं ना कि असेट्स जो रियल एस्टेट में है वो क्या है, वो लिस्टेड है रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, चाहे वो अंसल है, चाहे वो ग्लोबल स्पेसेस है या हम DLF है। उनके शेयर्स क्यों हैं? क्योंकि एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू पे डिराइव्ड ही क्या हो जाती हैं, सिक्योरिटीज़ हो जाती हैं जो मार्केट में इशू की जाती हैं। उन ब्लॉक ऑफ नंबर ऑफ एसेट्स को पूल करके ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है उन एसेट्स की मार्केटेबल वैल्यू के बेसिस के ऊपर। फिर उन इंस्ट्रूमेंट्स की, उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू जो है डिराइव होती है, तो एसेट्स बढ़ती हैं और उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू भी मार्केट के अंदर बढ़ती है। सेम तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है फाइनेंशियल एसेट्स को जिनको पूल किया जाएगा, ट्रांच्ड कह सकते हैं, पूल या कंसोलिडेट किया जाएगा। तो ये दो काइंड की होती हैं जो बैलेंस शीट में रखी जाती हैं, रिटेन की जाती हैं ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। एक वो होती हैं, दूसरी क्या होती हैं जो बैलेंस शीट से रिमूव की जाती हैं, यानी कि जो इलिक्विड नेचर की होती हैं। ओके, तो पहले तो क्या किया, वो एसेट्स को आइडेंटिफाई करना जिनको ट्रांच्ड किया जाएगा या पूल किया जाएगा। सेकेंड इज आफ्टर डिसाइडेड टू मेक विच फाइनेंशियल एसेट्स टू रिमूव, तो कौन सी एसेट को इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा या नंबर ऑफ एसेट जिनको ट्रांच करके
बैलेंस शीट से हटाया जाएगा और उनको कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो पहले वो डिसाइड किया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर उनका एक क्या है, रेफरेंस पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ एसेट्स ब्लॉक जो है वो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, रेफरेंस पोर्टफोलियो को, जो नंबर ऑफ एसेट इनको इकट्ठा किया, पूल किया है, रेफरेंस पोर्टफोलियो को कंपनी ट्रांसफॉर्म करती है ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। उस एसेट्स को इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या एसेट्स में का स्टेक लिया जाता है, ऑप्शन टू सेल, और फिर इन्वेस्टर्स को वो क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा। तो वैल्यू जो डिराइव होगी वो डिराइव किससे होगी, जो रेफरेंस पोर्टफोलियो या पूल ऑफ जो एसेट्स कंसोलिडेट की हैं उनसे। कंपनी रेफरेंस पोर्टफोलियो के ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में, वही कंपनी रेफरेंस पोर्टफोलियो को जैसे ही वो डिसीजन लिया जाता है तो कंपनी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देगी रेफरेंस पोर्टफोलियो को। हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग इनकम जनरेटिंग, मतलब वो एसेट्स जो इनकम जनरेट कर सकती हैं, तो उनके साथ, उन एसेट्स के साथ क्या प्रक्रिया की जाती है, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी, उस फॉर्म के अंदर जिनको ट्रेड किया जा सकता है, किस फॉर्मेट में, बॉन्ड्स के फॉर्मेट में या अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ के फॉर्मेट में। तो ये पॉसिबल, इट मेक इट पॉसिबल फॉर ओरिजिनेटर्स टू डिस्पोज ऑफ एसेट्स। तो ये पॉसिबल हो जाता है जो मालिक हैं एसेट्स के, कि वो किसी भी वक्त पे उस एसेट्स को बेच यानी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, ब्लॉक ऑफ एसेट्स को या पूल ऑफ करके उनको डिस्पोज ऑफ करके कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मोस्ट एडवांटेजेस फाइनेंशियल प्रोफाइल बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन्स अपना जो लिक्विडिटी है उसको ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोफाइल जो होगा, यानी कि इन फॉर्म ऑफ उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग होंगी इन फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़, वो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और फंडिंग कंडीशन वो बहुत क्या है, इम्प्रूव हो जाएंगी फर्दर आगे एक्सपेंशन पर्पस के लिए। ये बाकी हम देख चुके हैं कि क्लबिंग की जाती है, डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स की पार्टीज़ होती हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर, और किन को ट्रांच किया जाता है, मॉर्गेज लोन्स को, कंज्यूमर डेट्स को। और रिस्क मैनेजमेंट मेथड है जो क्या करता है, फ्री कर देता है कैपिटल ऑफ, यानी कि फ्री अप कैपिटल फॉर ऑपरेटर्स एंड एनहांस लिक्विडिटी, यानी कि उनकी पूंजी को, हमने बात की ना कि उनका सिक्योरिटीज़ के अंदर जो एसेट्स थी अब वो कन्वर्ट होकर क्या आ गई, पूंजी के तौर पर आ गई, और वो पूंजी भी क्या है, बहुत एक फ्री कैपिटल हो गई जो मेन फाइनेंशियल एसेट्स होल्डर हैं। और उनसे क्या होगा, लिक्विडिटी भी, क्योंकि सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो रही हैं, फ्री ट्रेड हो रहा है, मार्केट फोर्सेस से ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उससे फाइनेंशियल मार्केट में उनकी लिक्विडिटी भी, यानी कैश इन हैंड की चांसेस भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। कहते हैं पहला सिक्योरिटाइजेशन क्या है, असेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन एक है, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ एक है, फ्यूचर कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। असेट्स बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन के अंदर क्या है, यानी कि वो बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ ही कह लीजिए, या क्योंकि इसमें क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ ही होती हैं बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स जो डिराइव करते हैं वैल्यू किन से, बाकी कोई और फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू से अपनी वैल्यू को वो बॉन्ड डिराइव करते हैं, उनको बोलते हैं एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़। ऑटो लोन्स कह सकते हैं, होम लोन्स, क्रेडिट लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, ये क्या होंगे, रिसीवेबल्स। तो ये क्या तरह से लगा लीजिए, जितने भी हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स होंगी
मतलब कि जो ओरिजिनरेटर है, जिसने भी ये लोन्स जनरेट किए हैं, ठीक है, अब जनरेट किए हैं लोन्स तो वापस भी तो आएंगे ना। तो इन सबको क्या किया जा रहा है, कि जितने भी हैं इन फाइनेंशियल एसेट्स को, ये क्या है, रिसीवेबल्स ही है ना जो मिलना है, उनको पूल कर दिया जाता है और एक रेफरेंस पोर्टफोलियो कंसोलिडेट बना लिया जाता है। इनको सिक्योरिटीज़ के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इशूअर कन्वर्ट करता है रेफरेंस पोर्टफोलियो इनटू असेट्स बैंक एसेट बैक्ड सिक्योरिटी में बाय डिवाइडिंग द पूल्ड पोर्टफोलियो इनटू, तो जो कन्वर्ट होगी सिक्योरिटीज़, तो जितना वो पूलिंग किया है फाइनेंशियल एसेट्स का, उन छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर क्या कर देता है, बांट देता है, और उन पोर्शंस का अलग अलग रेफरेंस, उस एक बड़े रेफरेंस पोर्टफोलियो को जो सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया, उन सिक्योरिटीज़ को स्मॉलर पोर्शंस में डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे लिक्विडिटी एनहांसमेंट आसानी से हो जाए। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ क्या है, इसमें कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज, कमर्शियल मॉर्गेज जो है, उनको क्या कर दिया जाता है, बंडल अप कर दिया जाता है, पूल कर दिया जाता है। जैसे कि मॉर्गेज ऑन रियल एस्टेट, लैंड, हाउसेस, तो ये क्या हो गए, इन तरह कमर्शियल रियल एस्टेट, मॉर्गेज, लैंड और हाउसेस के रिगार्डिंग जो भी गिरवी रखा गया है, उनके बेसिस के ऊपर वैल्यू डिराइव की जाती है, जो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बॉन्ड्स जो हैं कन्वर्ट करके इन फाइनेंशियल फंड्स से या एसेट से रेज किए जाते हैं, कन्वर्ट करके। तो वो क्या है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज बॉन्ड्स हैं, जिनकी वैल्यू डिराइव होगी किससे, जो मॉर्गेजिंग हुई है रियल एस्टेट पे के लिए या लैंड और हाउसेस पे। और अगर कमर्शियल मॉर्गेज बॉन्ड्स हैं, उसमें क्या आ जाएंगे, मॉर्गेज किनका, जो ऑफिस का, बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग मॉर्गेजिंग है, या प्लांट्स या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल लैंड है, उनके रिगार्डिंग मॉर्गेजिंग है, उनसे उन मॉर्गेजेस से कमर्शियल मॉर्गेज बॉन्ड्स की वैल्यू क्या है, डिराइव की जाएगी। फ्यूचर कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन, इस तरह की सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, पूलिंग के अंदर क्या होता है, यूजिंग डेट रिसीवेबल्स एज कलेक्ट्रल फॉर इशूइंग फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो हमने बीआर की बात हुई थी फैक्टरिंग के अंदर, तो उनको फैक्टरिंग, अब जो डेटर जिनसे पैसा रिसीव करना है, वो एक तरह से सिक्योरिटी हो गए, ठीक है। तो वो रिसीवेबल्स आर कोलेक्ट्रल, वो कोलेक्ट्रल हैं जिनके बेसिस के ऊपर, यानी कि वो क्या हो गए, उनको वो इकट्ठा है ना, ह्यूज अमाउंट होती है जिसके बेसिस के ऊपर 80-90% फैक्टर देता है। तो अब क्या किया जा रहा है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, अब वो क्या है, उनको कन्वर्ट किया, जो डेटर्स हैं वो डेटर्स बीआर को ही कन्वर्ट कर दिया जा रहा है कि इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। तो डिस्पाइट द कैश फ्लो बीइंग सिक्योर्ड अगेंस्ट, मतलब कैश फ्लो सिक्योर्ड है फ्यूचर रिसीवेबल से, हालांकि पैसा तो आना ही डेटर से, कंपनी कैन फुलफिल द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है मैं उसकी, यानी कि वो सारी पेमेंट्स वगैरह कुछ भी है प्रिंसिपल वगैरह की, वो जो भी है आपका सारी पेमेंट्स वगैरह वो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू ही क्या है कर सकती है। नेक्स्ट क्या आता है, सिक्योरिटाइजेशन जो है उसके फ़ायदे क्या हैं। कहते हैं जो ओरिजिनरेटर्स हैं जिनकी फाइनेंशियल एसेट्स को पूल किया जा रहा है, उनका तो फ़ायदा है कि लिक्विडिटी एनहांस हो रही है, चाहे इलिक्विड एसेट्स को पूल अप किया जाए या लिक्विडफाइड एसेट्स को पूल अप किया जाए, तो एनहांस हो रही है लिक्विडिटी। तो फ़ायदे कुछ हैं आपके स्टेक होल्डर्स को। क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स टू ओरिजिनेटर, सबसे पहले देखते हैं फ्री अप कैपिटल। इससे क्या होता है, ब्लॉक्ड मनी जो थी किसके अंदर, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर से जो को रिमूव करके ब्लॉक मनी से आज़ादी मिल रही है, ठीक है। तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर
ऐसी एसेट्स जो पड़ी थी सिर्फ, वो लिक्विफाइड नहीं थी इतना, यानी कि कन्वर्जन नहीं हो सकता था इतनी जल्दी उनका, या सेल नहीं हो रही हैं, तो उसमें मनी काफ़ी ब्लॉक्ड है, तो उसको क्या है बैलेंस शीट से रिमूव अप कर दिया। रिमूव अप किया कैसे? उनको ट्रांसफॉर्म करके इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो वो क्या था, जो मनी ब्लॉक्ड थी अब वो क्या हो जाएगी, क्योंकि असेट जो इन सिक्योरिटीज़ होगी उनकी वैल्यू डिराइव कैसे होगी, जब इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, तो बैलेंस शीट से वो रिमूव हो जाएगी। तो वो क्या था, अलाउइंग ओरिजिनेटर्स टू इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ असेट्स, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से, तो छुटकारा मिल जाता है इलिक्विड असेट्स से। ये जो मनी ब्लॉक्ड पड़ी है, जो कुछ भी क्या है प्रोडक्टिव जनरेट नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ कैश, उससे छुटकारा मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ करके जो वैल्यू डिराइव हो रही है, जो पैसा आ रहा है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है मार्केट के अंदर, तो उससे सिक्योरिटीज़ भी क्या है जो है जनरेट कर रही है रिटर्न। अच्छा, तो अब पैसा ओरिजिनेटर को क्या फ़ायदा हुआ, वो तो इशूअर को फ़ायदा हुआ कि सिक्योरिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी कब, जब इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ओरिजिनेटर को फ़ायदा क्या हुआ, जो मनी ब्लॉक पड़ी थी, सिर्फ इस ब्लॉक्ड मनी पड़ी थी फाइनेंशियल एसेट्स को, उन फाइनेंशियल एसेट्स को ब्लॉक इकट्ठा करके कन्वर्ट करके जो इन्वेस्टर ने मार्केट में डाला है, बट यहाँ से जो असेट भी तो बिक रही है ना, तो फ़ायदा क्या हो रहा है, उसकी मनी ब्लॉक जो है वो उसे छुटकारा मिल रहा है, ताकि उसका पैसा वो बिक रही है और उसके पास पैसा आ रहा है। Manages risk, securitization process help in managing risk in better way as it rebalances and redistribute risk in balance sheet of the originator। अब इससे क्या होता है कि जो रिस्क था, पूल ऑफ एसेट्स हुआ, इकट्ठी हुई, तो उससे क्या हुआ, अब जो बैलेंस है उसके बाद जब वो एसेट बिक जाएगी, रिस्क ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है ना, कुछ एसेट बिक रही है, डिस्पोज ऑफ हो रही है, रिमूव की जा रही है, कुछ है, तो वो अपने आप ही क्या है, वो बैलेंसिंग बैठता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिनेट फ्रेश एसेट्स विद प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल। अब सिक्योरिटाइजेशन से क्या हो रहा है, पुरानी एसेट्स क्या है डिस्पोज ऑफ हो रही है, पैसा आ रहा है, फ्रेश लिक्विडिटी आ रही है, एंड ट्रेडेबल एसेट्स विद, और ऐसी एसेट्स को ख़रीदा जा रहा है जिससे और एक्सपेंशन किया जा रहा है और प्रॉफिटेबल पोटेंशियल बन रहा है किसका, कंसर्न का। इम्प्रूव्स लिक्विडिटी पोजीशन, सेम इससे क्या हो रहा है, वही बात है ना कि उस पूल ऑफ एसेट्स एक तरह से क्या थी, उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, ओरिजिनेटर के लिए क्या था, पैसा हाथ में, तो इससे हुआ क्या कि ओरिजिनेटर की लिक्विडिटी पोजीशन एनहांस हुई है, क्योंकि फ्यूचर रिसीवेबल्स जो हैं, जो बाद में मिलना था बेच कर, आज डिस्पोज ऑफ कर कर, क्योंकि वो एसेट्स को पूल ऑफ कर कर अब कन्वर्ट कर दिया गया सिक्योरिटीज़ में, तो लिक्विडिटी ईजी आ रही है, तो एक्सचेंज फॉर कैश ज़्यादा पॉसिबल हो पाया फ्रॉम फ्यूचर रिसीवेबल, जो फ्यूचर से मिलना था, तो कैश जल्दी से जल्दी मेंटेन या रिसीव हो पाया। बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स, अब एक बात तो हमने की थी कि जिनकी एसेट्स हैं, जिनकी एसेट्स को पूल ऑफ करके सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो एसेट्स क्या है, इन्वेस्टर्स इशू होगी, वो इशू करेगा। ठीक है, तो अब ओरिजिनल को तो फ़ायदा था कि उसकी फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि मार्केट में सिक्योरिटीज़ आ गई, और फर्दर उसकी जो एसेट्स हैं वो डिस्पोज ऑफ होती हैं, बैलेंस शीट से हटती हैं, नई एसेट्स आ जाती हैं, उसके पास पैसा आ जाता है। अब जो इन्वेस्टर है जिसने इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स जो हैं वो निकाले हैं मार्केट में, जिनकी वैल्यू जो डिराइव की जाएगी उस पूल ऑफ एसेट से डिराइव की जाएगी, तो उन इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है, जो इन्वेस्टर्स को वो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इशू की गई। डाइवर्सिफाइज पोर्टफोलियो,
डाइवर्सिफाइड फॉर इन द, ये क्या कह रहा है कि सिक्योरिटीज बॉन्ड प्रोवाइड टू अनदर ऑप्शंस टू इन्वेस्टर्स फॉर डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो। हाँ जी, ये देखिए, अब एक इन्वेस्टर के पास, जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो यानी कि ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं। हम बात करें जैसे कि म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरह से म्यूचुअल फंड एक तरह से क्या है? पूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट्स भी आते हैं, इक्विटी भी आ जाती है ना, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं। तो जो आपकी सिक्योरिटाइजेशन, वो भी तो क्या है? एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ही है। तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बहुत एनहांस हो जाता है, उसमें एक और ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ आ गई जिसने उसके पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी कि एक और भी जगह है, सिक्योरिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है। अब मेरे पास अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा तो मुझे पता है ना, मेरे पूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसा भी पार्ट है इन्वेस्टेड, जिसके अंदर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू डिराइव कहाँ से है? अगर जो रियल एस्टेट कोई डिस्पोज ऑफ होता है, उसके डिस्पोज ऑफ होने से जो करोड़ों में पैसा आएगा, उसका एक पोर्शन मेरे पास आएगा। तो मेरा पोर्टफोलियो तो एनहांस हुआ कि मुझे बहुत तगड़ा अमाउंट भी क्या है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मिल सकता है। प्रोवाइड इनकम फ्रॉम फॉर इन्वेस्टर्स, वही सेम है कि ये एक तरह से, पहले तो हम सिर्फ बात करते थे कि भाई म्यूचुअल फंड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, डेट्स हो गए, इक्विटी वगैरह हो गई, बॉन्ड्स हो गए। सिक्योरिटाइजेशन एक इस तरह का लगा लीजिए कि एक रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिससे इन्वेस्टर की इनकम जो थी वो काफ़ी आसानी से, एक मतलब स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है, एक जो धारा प्रवाह तरीके से जो इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इनकम जनरली अट्रैक्टिव टू इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स, तो मींस जो प्रिडिक्टेड स्ट्रीम ऑफ इनकम, क्योंकि पता है कि डिस्पोज ऑफ एसेट से पैसा आना है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम होगा। लाइक पेंशन फंड्स या इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टमेंट जो रिलाई करते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम मीटिंग देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स सिर्फ एक अच्छी इनकम कमाने के लिए पैसा चाह रहे हैं, चाहे वो पेंशनर्स वगैरह हैं, ताकि वो अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बियर अप कर पाएँ, तो उनका एक अच्छा इनकम का सोर्स बन जाता है सिक्योरिटाइजेशन। फैसिलिटेट्स पार्टिसिपेशन एज पर रिस्क एपेटाइट। अब सेम यही बात है कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें बहुत हाई रिस्क रहता है, अपनी एपेटाइट यानी पाचन क्रिया यानी जैसे फूड की होती है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की, कि भाई कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। तो सिक्योरिटाइजेशन फैसिलिटेट करती है कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क सेगमेंट यानी अपने एपेटाइट, अपने रिस्क की जो पाचन शक्ति है कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, उसी के अनुसार ही क्या है वो इन्वेस्टमेंट करे, कैश फ्लो बेस्ड, जो भी मतलब कहाँ से कितना कैश फ्लो आ रहा है। तो ये भी फ़ायदा करती है सिक्योरिटाइजेशन। ये एक क्लियर तरीका है कि भाई सीधी सी बात है, पूल ऑफ एसेट्स डिस्पोज ऑफ होंगी, उससे वैल्यू डिराइव होगी इस इंस्ट्रूमेंट की, और इससे जो रिटर्न जनरेट होगा वो उनके डिस्पोजिशन से होगा। तो वो पहले से ही व्यक्ति तैयार रहे कि ये प्रोडिक्टेड है, उसकी डिस्पोज ऑफ से ये वैल्यू, अगर मान लीजिए रियल एस्टेट की वैल्यू ही गिर जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा कि मार्केट में धारा जो है प्रवाह क्या चल रहा है उसका। अब हम देखें, ये कहता है कि प्रोवाइड एडिशनल सेफ्टी। ऑब्वियस सी बात है कि एक तरह से हम बात करें कि जो ओरिजिनरेटर्स हैं, कि जिनकी पूल ऑफ एसेट्स को कंबाइन करके, मतलब नंबर ऑफ एसेट्स को इकट्ठा करके ट्रांच किया गया है, तो उनका जो क्या होगा, उनकी क्रेडिट रेटिंग जो होगी वो बढ़ेगी। क्रेडिट रेटिंग मतलब कि अगर वो फ्यूचर में कहीं ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड जो भी करेगा उनके साथ उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, और जब पता है कि उनकी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ होकर उनके पास बहुत तगड़ा प्रॉफिट आया है,
उससे उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो वो एक तरह से सेफ गार्ड मैकेनिज्म का काम करेगा जब वो ओरिजिनरेटर जो है वो ट्रेड करता है फर्दर फ्यूचर एक्सपेंशन के अंदर। तो एडिशनल सेफ्टी हो जाती है जो फर्दर कोई और इन्वेस्ट करेगा ओरिजिनरेटर की कंपनी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनरेटर क्या कर रहा है, पैसा भी आ गया, वर्दीनेस भी अच्छी हो गई है उसकी, और उसने ही डिस्पोज ऑफ किया, उसी के एसेट्स के बेसिस पर ही इंस्ट्रूमेंट्स निकाले गए थे। इंस्ट्रूमेंट निकालने की वजह से अब क्योंकि जो पैसा आया एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, वो तो पैसा आ ही रहा है, कंपनी की साख बढ़ रही है क्योंकि लिस्टेड है, और जो उस एसेट्स के डिस्पोजिशन से बैक्ड यानी डिराइव्ड सिक्योरिटीज़ निकाली गई थी, उससे क्या हो रहा है, उसके बेसिस के ऊपर, साख के बेसिस के ऊपर और फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तो पैसा और भी आ रहा है। तो दो तरीके से पैसा आ रहा है, एक तो एसेट बेचने से आ रहा है और एक तो उसके बेसिस पे, उसकी नाम के बेसिस के ऊपर। पीछे एक बैक्ड एसेट थी बट नाम किसका था, कि कंपनी जिसकी वो एसेट्स वगैरह थी, या रियल एस्टेट की हम बात करें, तो उनको अब सिक्योरिटीज़ बेचकर भी अपना क्या है, पैसा मिल रहा है, जिसका फर्दर वो यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्शन के अंदर। तो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ में और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करेगा, तो एडिशनल सेफ्टी हो गई उसके लिए, क्रेडिट रेटिंग और ज़्यादा आसान होगी, इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक तरह से सेफ़ होगा कि हाँ यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है। तो फ़ायदा ओरिजिनेटर का तो है ही, इन्वेस्टर का भी फ़ायदा, तो वो दोनों ही क्या है, एक तरह से गए ना, फलीभूत रहेंगे, दोनों का काम ही बेटर रहा। Provides flexibility. Securitization also provides flexibility in structuring the timeline of cash flow as per the needs. हाँ जी, इसमें क्या कहता है कि कैश फ्लो को स्ट्रक्चर किया जा सकता है एज पर नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर चाहे तो उसको पता है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा बनाना है, तो सिक्योरिटाइजेशन इसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अब मार्केट को क्या फ़ायदा है, क्रिएट्स एडिशनल बिजनेस एवेन्यूज एंड एनहांस फी इनकम। अब सिक्योरिटाइजेशन अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड्स, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट, प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट, ये एक तरीके का अलग से बिजनेस एवेन्यू खुल गया, और जिससे मार्केट में जो ट्रेड करेगा सिक्योरिटाइजेशन की, उसके पास भी फीस की इनकम आएगी, चाहे वो डीलर होगा या ब्रोकर होगा, है ना। तो जो भी, और तो नया बिजनेस यानी एक अलग तरीके का बिजनेस खुल गया सिक्योरिटाइजेशन का, कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि असेट्स जो बैलेंस शीट के अंदर है जो इलिक्विड हैं, उनका डिस्पोजिशन तो ओरिजिनेटर कर ही रहा है, उसकी साख की वजह से तो वो तो सेल हो ही रही है, तगड़ा पैसा आ ही रहा है, और साथ साथ सिर्फ उस एसेट्स की वैल्यूज के बेसिस के ऊपर, एसेट्स के बेसिस के ऊपर डिराइव ट्रांसफॉर्म होके सिक्योरिटीज़ को भी सेल ऑफ किया जाएगा मार्केट में, नाम बस होगा उसका कंपनी का, और पैसा किसके पास आएगा, फर्दर फिर ओरिजिनेटर के पास ही आएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट को भी क्या होगा, एक बिजनेस तरीका करने का नया मिल गया। इम्प्रूव लिक्विडिटी, मार्केट की लिक्विडिटी अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि इलिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया गया ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर। सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करते जितनी सिक्योरिटी ज़्यादा बिकेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, लिक्विडिटी एनहांस होगी, ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ेगी, तो मार्केट एनवायरनमेंट काफ़ी लिक्विडेटेड हो जाएगा और डायनामिक हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेम है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, जब पैसा आता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है, मार्केट एक्सपेंशन होता है, प्रोडक्शन एक्सपेंशन होता है, तो वो क्या है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मास लेवल एक्सपेंशन हो रहा है हर तरीके से, तो कॉस्ट एफिशिएंसीज इंक्रीज़ हो रही है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज, इससे क्या होगा, आपका सिक्योरिटाइजेशन जो है का जो स्ट्रक्चर है, इससे इम्प्रूवमेंट होगी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस लाइक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, डॉक्यूमेंट एंड लीवरेजिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि क्षमताएं जो है वो बढ़ रही हैं सिर्फ एक सिस्टम आने से, क्योंकि क्षमताएं एसेट्स का डिस्पोजिशन भी है,
सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट भी है, डॉक्यूमेंटेशन का भी काम आया, टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा यूसेज हुआ इसके अंदर। जो डीलिंग होगी सिक्योरिटाइजेशन, जो इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट हुए हैं एसेट्स को डिराइव करके, तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा बेटर बन गया, तो पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मार्केट एक नए आयाम छुएगी। प्रॉब्लम क्या जाती है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कहता है एक सबसे बड़ी खामी इसमें क्या है, इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रोवाइडेड विथ comprehensive information about the financial assets and included in a securitized bond। तो जो बॉन्ड है जिसकी वैल्यू डिराइव की गई है फाइनेंशियल एसेट्स के बेसिस के ऊपर, उस फाइनेंशियल एसेट के बारे में कोई प्रॉपर एक डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं है? इन्वेस्टर के पास नहीं है। तो जब स्पष्टता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अनिश्चितता है, इससे क्या हो जाता है? इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है ना, टू असेस द रिस्क, कि वो एक्चुअल में उस इन्वेस्टमेंट करना उन बॉन्ड्स में जो बैक्ड बाय फाइनेंशियल एसेट्स हैं, डिस्पोज ऑफ होंगी या नहीं होंगी, उसमें रिस्क कितना एसोसिएटेड है इस इन्वेस्टमेंट में, ये जानना मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैंडलिंग डिफ़िकल्टीज़। अब जो ये सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, इसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हैंडल करना। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट है वो कुछ नहीं रहेगा, और बल्कि और डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। हम कह तो रहे हैं कि भाई डिस्पोज ऑफ हो रही है एसेट और उस बैक्ड बाय सिक्योरिटीज़ उस एसेट से हैं और लिक्विडिटी ईजीली आएगी, बट क्या वाकई वो मार्केट के अंदर ये सिक्योरिटेशन का काम ढंग से चल पा रहा है या कितना चल पा रहा है, वो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। पहली बात तो रिस्क का नहीं पता चल पाता कि असेट्स कैसे हैं, इन्वेस्ट करना सही है भी नहीं, क्योंकि डिराइव्ड उनसे वैल्यू होनी है और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो काम कर रहा है इसके लिए हैंडलिंग का सारा मैनेजमेंट उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हायर कॉस्ट, ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि अंडरराइटिंग का काम भी आ जाता है, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, रेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को जो ओवरऑल रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्वेस्टर एज्यूम्स द रोल ऑफ अ क्रेडिटर। इन्वेस्टर सोचता है कि मैं क्रेडिटर की जगह पर हूँ, कि इन केस अगर बोरोवर जो है वो फेल हो गया रीपे करने के लिए, तो इन्वेस्टर्स को रिस्क बियर करना पड़ेगा, लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टर एक टेंशन के अंदर रहता है इस मैकेनिज़्म के अंदर, कि भाई अगर फाइनेंशियल एसेट्स से सिक्योरिटीज़ बैक्ड बाय है और अगर फाइनेंशियल एसेट्स डिस्पोज ऑफ नहीं हुई तो मुझे कितना मिलेगा, तो रिस्क सारा उसके पास चला जाता है। ये प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा सा डर रहता है कि मैं इन्वेस्टर की तरह यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर रहा हूँ। अर्ली रीपेमेंट इम्पैक्ट, द अर्ली रीपेमेंट ऑफ अंडरलाइंग लोन्स कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द, अब हमने बात की थी कुछ मॉर्गेज लोन्स, कमर्शियल लोन्स जो हैं उनको पूल अप करके भी मॉर्गेज बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। तो लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर उन लोन्स का अर्ली रीपेमेंट है, तो वो पूल जो था वो क्या किया जाएगा, वो पूल में से कुछ ना कुछ पार्ट है वो जा रहा है, ठीक है। तो वो रीपेमेंट अगर अर्ली हो जाती है तो वो इन्वेस्टर की अर्निंग्स पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस दे रखा है सिक्योरिटाइजेशन और फैक्टरिंग के अंदर, लगते हैं कहीं ना कहीं ऐसे सेम नहीं है, क्योंकि फैक्टरिंग के अंदर तो क्या होता है, वहाँ पर हमारा अकाउंट रिसीवेबल बीआर है, बीआर को कन्वर्ट किया जाता है, इन द सेंस डिस्काउंट कराया जाता है फैक्टर से, इमीडिएट मनी चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या था, ये तो मीनिंग था। कन्वर्जन हम बात करें, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, यानी सिक्योरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, वो लिक्विड है, और जो बैलेंस शीट में एसेट्स थी जो वो क्या थी, इलिक्विड थी, जिनके ऊपर कोई मनी ब्लॉक्ड थी ओरिजिनेटर की। फैक्ट्री के अंदर क्या है, फैक्टरिंग के अंदर कन्वर्जन हो रहा है क्रेडिट सेल्स का बीआर का कैश के अंदर, ठीक है। तो लिक्विड दोनों ही है।
पार्टीज इशूअर और इन्वेस्टर था सिक्योरिटाइजेशन के अंदर। इसमें क्या था आपका, द वन हु सेल्स, वही BR आपका डेटर हो गया, क्लाइंट हो गया और फैक्टर हो गया। ये हम देख लेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स था, लंबे टाइम तक के लिए, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए था। विदाउट रिकोर्स, ये विदाउट रिकोर्स दोनों होता है। इट रिक्वायर्स क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है यहाँ पर कंपनी की, कि उसकी एसेट्स होती हैं बैक्ड में। इट डजेंट, इसको क्रेडिट रेटिंग की ज़रूरत नहीं होती कि वर्किंग कैपिटल सिर्फ क्या है अरेंज किया जा रहा है। सो ये चैप्टर